इस क्लास के अंदर बेसिकली हम देखेंगे इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल। ओके, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, NR इज इक्वल टू NS 1 - S हमारी स्लिप है, NS हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, NR रोटर की स्पीड, इसी को तो हमको कंट्रोल करना है। ओके, अब NS को बेसिकली मैंने क्या लिखा है, 120F/P वो होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, P इज द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन से यानी अब मुझे NR को कंट्रोल करना है या फिर चेंज करना है, स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, उसके लिए बेसिकली मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं। या फिर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, या मैं पोल को चेंज करूं, या फिर मैं स्लिप को चेंज करूं। तो नॉर्मली हम हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं जिनको हम वेरी करके हमारी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम कंट्रोल करते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ओके, और अगर पी को हम चेंज करते हैं तो पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल मेथड। और स्लिप कंट्रोल, स्लिप को चेंज करने के 3 तरीके हैं, यानी स्लिप को भी वेरी करने के भी फर्दर 3 तरीके हैं। एक तो आपकी वोल्टेज कंट्रोल, ये सब पढ़ेंगे हम, वोल्टेज को चेंज करके हम स्लिप को चेंज कर सकते हैं, कैसे देखेंगे। दूसरा, रोटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके हम स्लिप को चेंज कर सकते हैं। तीसरा, स्लिप फ्रीक्वेंसी, एक एक्सटर्नल वोल्टेज, सपोज स्लिप की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो बेसिकली हमारी नॉर्मल जो वोल्टेज होती है वो कौन सी है। स्लिप फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, बाय स्लिप फ्रीक्वेंसी रोटर वोल्टेज इंजेक्शन का मतलब ये है कि भाई अगर सपोज फॉर एग्जांपल स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और स्लिप 1% है, तो बेसिकली आपका जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 0.5 हर्ट्ज। ये पढ़ चुके हैं हम, एस ऑफ एफ। तो अब रोटर की फ्रीक्वेंसी 0.5 हो गई, अगर रोटर के अंदर बेसिकली हमें वोल्टेज को कोई एक्सटर्नल वोल्टेज देनी है तो उसी फ्रीक्वेंसी पे देनी पड़ेगी। तो उस कौन सी फ्रीक्वेंसी, स्लिप फ्रीक्वेंसी, या फिर 0.5 हर्ट्ज पे 230 वोल्ट दे दो, 10 वोल्ट दे दो, तो उसके अंदर हम वो वोल्टेज को बेसिकली इंजेक्ट करेंगे। क्या मेथड है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा कि हमें किस चीज को हमें कंट्रोल करना है, फ्रीक्वेंसी को, पोल को और स्लिप को। ठीक है, अब स्लिप बेसिकली हमने देखा था कि डीसी मोटर्स जो थी हमारी सीरीज शंट, उसकी जो स्पीड की वेरिएशन यानी जो रेंज थी वेरिएशन के अंदर वो बहुत ज्यादा थी। यानी जहां पे भी मुझे स्पीड वेरिएशन का अभी भी जहां पे भी मुझे स्पीड कंट्रोल चाहिए, ठीक है, वहां पे हम इंडक्शन मोटर की बजाय क्या यूज करते हैं, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर को ये मैच नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल कन्वर्टर्स लगे होते हैं और वो बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा, अभी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर जो कन्वर्टर्स हैं, SCR वगैरह जो भी, वो खुद बेसिकली इतने एफिशिएंट नहीं है। तो बेसिकली इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लग जाती है इंडक्शन मोटर के अंदर, कन्वर्टर्स। ओके, तो ड्यू टू दैट इसकी स्पीड कंट्रोल इतनी ज़्यादा भी मतलब एफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू। लेकिन अगर आगे इन फ्यूचर अगर हम पावर कन्वर्टर्स को, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को और एडवांस की तरफ जाएं, तो बेसिकली अगर उनको एफिशिएंट बनाएं तो नो डाउट इंडक्शन मोटर डीसी मोटर को भी ओवरटेक कर देगी इन विच स्पीड कंट्रोल ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, स्टिल वी प्रेफर डीसी मोटर्स। ओके, द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज नॉट सुपीरियर टू डीसी मशीन, अभी मैंने डिस्कस किया, बिकॉज द स्पीड डिपेंड्स ऑन एनएस। और एनएस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स, जो कि फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज, हम उसको चेंज नहीं कर सकते ज्यादा। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, और नंबर ऑफ पोल्स भी क्या है, हमारे फिक्स ही रहेंगे 90% केसेस के अंदर, क्योंकि आप आपके स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स बार बार वाइंडिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार अगर आपने वाइंडिंग वाउंड कर दी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोल्स के लिए, तो बार बार उनको चेंज करना इज नॉट एफिशिएंट मेथड। तो इसलिए स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज नॉट सुपीरियर टू डीसी मशीन। So basically by varying torque, speed can be varied. However, there is no wide range of speed control and the methodology is expensive and inefficient. ये कुछ drawbacks है comparison to DC machines. बट ये फ्यूचर के अंदर बेसिकली हम इसको ओवरकम कर देंगे अगर हम कन्वर्टर्स को बेसिकली और एफिशिएंट बनाएं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो हमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो दो मेथड्स हैं जो हम पढ़ते हैं, आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है। ठीक है, एक तो स्टेटर साइड स्पीड कंट्रोल होता है और एक रोटर साइड। ठीक है, वही हमने स्टार्टिंग मेथड्स के अंदर देखा था, वैसा ही कुछ है।
ठीक है। एक तीसरा और है कास्केडिंग। एक इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल को हम उसके साथ में एक दूसरी इंडक्शन मोटर सीरीज में लगा देते हैं, उसकी हेल्प से हम कास्केडिंग कनेक्शन के हेल्प से हम उस मोटर को उस मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो स्टेटर साइड के जो मेथड्स हैं वो है सप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और V/F कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस मेथड को बहुत बेसिकली पूछा जाता है। आपके कॉन्सेप्चुअल है ये बेसिकली। ठीक है। ऑप्शंस बहुत आते हैं। फिर चौथा है पोल चेंजिंग, दैट इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड। ठीक है। सेकंड है रोटर साइड। रोटर में हम क्या ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस और ये इंजेक्टिंग ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब मेरी मोटर क्या हो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ऐसी एडवांटेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम उसके कंडक्टर्स को परमानेंट शॉर्ट कर देते हैं। तो रोटर साइड जो आपका स्पीड कंट्रोल है इज ओनली पॉसिबल इन SRIM, दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और तीसरा है कास्केडिंग। चलो इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इज सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर साइड। ठीक है। स्टेटर साइड में हमारी सप्लाई वोल्टेज है, अगर उसको हम वेरी करें, है ना, उसको अगर हम वेरी करें तो हमारी स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम वोल्टेज को, हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल फोर जनरेटिंग वोल्टेज ही 400 वोल्ट है, घर में आ रही है सपोज 3 फेज की, तो उसको हम घटा तो सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस तो कर सकते हैं, क्या हम बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये की बचा कि हम वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। अब बाय वेरिंग द वोल्टेज द टॉर्क इज वेरिड। हमने देखा है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर। ठीक है। वोल्टेज का स्क्वायर हमने देखा है, पहले इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं। अगर वोल्टेज को अगर आपने चेंज किया तो टॉर्क उसके स्क्वायर में चेंज होगी, यानी कितना इफेक्ट पड़ेगा, और टॉर्क चेंज होगी तो स्पीड चेंज होगी, ये हम जानते हैं। अब दूसरा है, अब वोल्टेज को, इसको हम स्लिप कंट्रोल मेथड भी कहते हैं विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा तो हम स्लिप कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। अब इसमें वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्वियसली द वोल्टेज शुड ओनली बी रिड्यूस बिलो द रेटेड वैल्यू, क्योंकि आपके दूसरी चीजें भी, अगर आप घर में अगर अप्लायंस लगी हुई हैं, अगर वोल्टेज आपने बढ़ा दी, और बढ़ा तो सकते ही नहीं हम, बेसिकली आपके पास यू आर नॉट जनरेटिंग एनी वोल्टेज। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो हमको यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस ही करनी है। अब अगर मैं बात करूँ, ये इक्वेशंस I2 और T ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं, तो ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं। I2 डैश SV2 अपॉन R2 डैश, ये क्या है, मेरी आपकी लीनियर रीजन में या फिर ऑपरेटिंग रीजन के अंदर करंट की इक्वेशन है और टॉर्क की इक्वेशन है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मॉडल की, जहां पे हमने स्टेटर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। आप देखना प्रीवियस लेक्चर में ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, ये दिस इज माय इक्वेशन A, दिस इज माय नंबर इक्वेशन नंबर B। ओके। अब देखो, हम अगर वोल्टेज को रिड्यूस ही कर सकते हैं, तो अगर ये है मेरा लोड टॉर्क, यानी मेरे पास लोड टॉर्क, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने अगर लोड आपका 100 वाट लगा हुआ है, तो उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए मैं उससे छोटा लोड लगा लूँ 50 वाट, है ना, 50 वोल्ट लगा दूंगा तो अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड कंट्रोल का मतलब हमारा यह है कि हमारा लोड तो क्या रहे, फिक्स, लोड फिक्स रहे, यानी पंखे की स्पीड को मुझे कम ज्यादा करना है। ओके। तो अब हमारा लोड टॉर्क ये तो फिक्स है। ठीक है। अब देखो इधर, अब V तो कब हुआ, वोल्टेज कम हुआ, लोड टॉर्क फिक्स है, बाकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, सब कुछ फिक्स है, तो किस पे फर्क पड़ेगा, स्लिप पे। अब देखो, अगर मैंने वोल्टेज को 1/√2 टाइम्स रिड्यूस किया, कितना किया है, 1 यानी 70% रिड्यूस कर दिया 1/√2, तो बेसिकली टॉर्क तभी कांस्टेंट हो पाएगी जब मेरी स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाए, ट्वाइस, यानी स्लिप क्या हो जाए मेरी, डबल। यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है, मैंने वोल्टेज को कितना रिड्यूस किया, 1/√2 टाइम्स। तो टू मेक द, सिंस द लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, जो हमारा लोड चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो स्लिप क्या होगी, सेम लोड टॉर्क को सप्लाई करने के लिए स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एस, क्योंकि 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हाफ हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट। चलो,
तो अब देखा आपने स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ एस। तो करंट पे देखो भाई, करंट पे असर क्या पड़ा, वोल्टेज कितनी कितनी रिड्यूस की है, 1/√2। आपके डिनोमिनेटर में √2 है और स्लिप कितनी होगी, ट्वाइस। तो 2 डिवाइडेड बाय √2, तो करंट कितना हो गया आपका, √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट। यानी करंट वोल्टेज रिड्यूस कर ली और टू सप्लाई द सेम लोड टॉर्क करंट इंक्रीजेज। ऑब्वियस है, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर कि करंट को तो हम चाहते हैं कम हो, ताकि लॉसेस मेरा आपकी कम हो, मिनिमम हो। तो दिस मेथड, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इज एन इनएफिशिएंट मेथड, क्योंकि करंट कितना, 70% करंट बढ़ गया, समझे, √2 टाइम्स ऑफ। तो ये सब जो चीजें मैंने बताई है वो यहाँ पे, और देखो लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका ओवरहीट होने लग जाएगी आपकी इंडक्शन मोटर, अगर आपने वोल्टेज को कम किया। तो कई बार आप देखते हो क्वेश्चन में पूछा गया, डाउट रहता है कि भाई यार वोल्टेज कम हो गई तो इंडक्शन मोटर बेसिकली मतलब गर्म कैसे हो गई। आपके दिमाग में तो यही आएगा यार वोल्टेज कम हो गई और तो करंट भी कम होना चाहिए, तो बेसिकली मोटर को कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। नहीं, दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारा लोड टॉर्क तो क्या है, सेम है। सामने पंखा आपका चेंज नहीं हुआ है, पंखा वही है, और कम वोल्टेज पे उस पंखे को रोटेट कराने के लिए उसके अंदर एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से हमारी मोटर ओवरहीट हो जाएगी। तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल। ठीक है, स्टार्टिंग में किया जाता था, लेकिन इससे बेटर मेथड आ चुके हैं। ये मेथड बेसिकली हम अगर करते भी थे तो किसके अंदर करते थे, सीलिंग फैन ड्राइव के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे, देखो टॉर्क और स्लिप का, और या फिर मैं ये कह सकता हूँ टॉर्क वर्सेस स्पीड। ये आप जानते होंगे कि स्पीड तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस में बढ़ रही है, बट आपकी स्लिप क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि यहाँ पे स्लिप 1 होती है, यहाँ पे आपका स्लिप 0। ठीक है, तो अब देखो 3 डिफरेंट वोल्टेज पे मैंने स्लिप कर्व को, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया है, V1 V2 3, और ये मेरी क्या है, कांस्टेंट लोड टॉर्क है। मेरी ये लोड टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। तो अब ये देख रहे हो आप, अगर यहाँ पे मैं अगर ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, मेरा ये ऑपरेटिंग रीजन है, यहाँ पे स्पीड कितनी है, N1, और यहाँ V2 वोल्टेज पे वही सेम लोड टॉर्क करने के लिए स्पीड कितनी चाहिए मुझे, कितनी आई, N2, और यहाँ पे N3। तो हमने देखा था कि इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो V1 V2 V3 N1 N2 N3, आप वोल्टेज बेसिकली अगर कम करोगे तो स्पीड भी क्या होगी, कम, ऑब्वियस है वो तो। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड विच इज वेरी इनएफिशिएंट। जो मैंने अभी समझा है ये सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर लेक्चर 4 के अंदर शायद हमने स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ा था। तो स्टार्टिंग मेथड्स के अंदर हमने क्या किया था, याद करो आप, स्टेटर साइड हमने रियोस्टेट ऐड किए थे, रेजिस्टेंस ऐड किए थे, बेसिकली वही तो ये मेथड है। So this is the identical to starting method, but this is more advantages in starting as compared to speed control. Starting में ज्यादा advantages है, क्योंकि स्टार्टिंग हमें स्टार्टिंग टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में करंट हमें कम चाहिए, तो कुछ देर के लिए मुझे रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। ठीक है, कुछ देर के लिए स्टार्टिंग में, मोमेंटरी, मान लो 10 सेकंड्स के लिए। बट स्पीड कंट्रोल के लिए बार बार मुझे, एक बार स्पीड चाहिए 500 आरपीएम, एक बार चाहिए मेरे को 400 आरपीएम, तो बार बार कंट्रोल करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस बार बार ऐड करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा देर आपका रेजिस्टेंस ऐड रहेगा उतने ज्यादा मेरे कॉपर लॉसेस होंगे। तो दिस इज अगेन एन इनएफिशिएंट मेथड रिगार्डिंग स्पीड कंट्रोल, बट इट इज एन एफिशिएंट मेथड रिगार्डिंग स्टार्टिंग मेथड। ओके, तो ये मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, रिफर टू योर स्टार्टिंग मेथड्स। तीसरा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत, मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, नॉट न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इस मेथड को हम दूसरा भी कहते हैं, दूसरा नाम भी है VVF कंट्रोल। VVF स्टैंड फॉर वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, यानी वोल्टेज को भी हम वेरी कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कि अभी हमको स्पीड कंट्रोल क्या ज्यादा भी चाहिए और कम भी चाहिए। अगर दोनों डायरेक्शन के अंदर आपकी रेटेड स्पीड से अबाव और बिलो स्पीड में वेरिएशन आप ला सकते हो, दैट इज अ बेटर स्पीड कंट्रोल मेथड। तो वो किससे पॉसिबल है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड।
ठीक है। हम इससे बिलो बेस स्पीड भी वेरी कर सकते हैं और अबाउ बेस स्पीड अपना बेसिकली आपकी रेटेड स्पीड अगर हम बात करें तो कोई भी मोटर की अगर आपकी फिक्स रेटेड स्पीड होगी कि भाई इससे ये आइडियली मोस्ट एफिशिएंट रन कर रही है, ठीक है। देखो स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड में क्या है, V बाई एफ की बात कर रहे हैं हम। V बाई एफ मतलब रेशियो, वोल्टेज आपका न्यूमरेटर में है, फ्रीक्वेंसी आपके डिनोमिनेटर में है। तो अब देखो ये कांस्टेंट कंट्रोल मेथड है। कैसे? अब आपने फाई इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, ये सोच रहे हो ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन अगर ये याद है, व्हाट इज ई, वोल्टेज 4.44 एफ फाई एन। एफ क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी, फाई इज माई फ्लक्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न, स्पीड नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब मुझे बताओ 4.44 इज कांस्टेंट, आपका नंबर ऑफ टर्न्स आल्सो इज कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ फाई इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, बाकी सब कांस्टेंट है तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। यानी अगर एक चीज भी चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगी। आप क्या चाहते हो, फ्लक्स एक ट्रांसफॉर्मर ही मानो या फिर इंडक्शन मोटर के अंदर आओ, अगर फ्लक्स बार बार चेंज करोगे, ठीक है, फ्लक्स बार बार चेंज करोगे तो लॉसेस भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। कौन से? कांस्टेंट लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस। तो हम ज्यादातर केसों के अंदर अगर स्पीड कंट्रोल हमें 90% केसेस के अंदर, 90 भी मत बोलो, 99% केसेस के अंदर स्पीड जो कंट्रोल चाहिए वो चाहिए बिलो बेस स्पीड। क्या चाहिए? बिलो बेस स्पीड। ऐसा नहीं है कि भाई सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा आपको रन कराओगे, नहीं। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को, कोई भी लोड को ज्यादा मतलब उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी कि मुझे इस स्पीड से रन करवाना है, तो उसी रेटिंग की मशीन को खरीदोगे, ठीक है ना, कि उतनी रेटिंग की मुझे मशीन चाहिए। तो और हमेशा कम ज्यादा कराते हो, कम ज्यादा का मतलब है हमेशा हमें स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड ही चाहिए, ठीक है, धीरे चलानी है, ओके। मैक्सिमम स्पीड तो हमारे पास गिवन है। चलो, तो अब उसके लिए अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल वोल्टेज को चेंज किया और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया तो क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया। दूसरा मेथड, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और वोल्टेज को चेंज नहीं किया, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो फिर से क्या हुआ, मेरा फ्लक्स चेंज। तो ये एक इनएफिशिएंट मेथड है। हम क्या चाहते हैं, अगर मैं वोल्टेज को चेंज करूं तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या करूं, चेंज करूं, ठीक है। मतलब अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा फ्लक्स क्या रहे, कांस्टेंट, फॉर एन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर मैं वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी रेशियो में डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये रेशियो V बाई एफ क्या रहे, कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बिलो बेस स्पीड ही क्यों कर सकता है, अबव बेस स्पीड क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। भाई एक फिक्स वोल्टेज है मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास कोई पावर नहीं है, यू आर नॉट एट जनरेटिंग स्टेशन, यू आर एट लोड साइड। तो एज वोल्टेज कैन नॉट बी इंक्रीज अबाउ रेटेड स्पीड, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम ही करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज को कम करोगे तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी को भी क्या करोगे, कम ही करोगे। तो एफ इज लेस देन एफ बेस, एफ बेस जो भी हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उससे हमारी कम है, ओके। तो अगर वोल्टेज भी कम हुआ, फ्रीक्वेंसी में मेरी कम हुई, हमने देखा, ठीक है। V बाई एफ अगर हमने दोनों को कम किया तो फाई तो कांस्टेंट रहा, लेकिन अब वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो नो डाउट हमारी मोटर भी क्या, मोटर की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए स्पीड कंट्रोल क्या होगा हमारा, बेस स्पीड से बिलो ही होगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है स्पीड कंट्रोल अबाउ बेस स्पीड। उस मेथड जो कि रेयरली यूज होता है क्योंकि इट इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड बहुत, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ सकता है तो पूछा जा सकता है कि स्पीड कंट्रोल अबाउ बेस स्पीड, जो रेटेड स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो। इसमें कुछ नहीं करना, हमें वोल्टेज को तो कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, एफ इज ग्रेटर देन एफ बेस। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से हमारी स्पीड कैसे बढ़ गई, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो बस मोटा मोटा आपको अभी ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड से हम अबाउ बेस स्पीड और बिलो बेस स्पीड दोनों तरफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब कर सकते हैं, और जिसमें हमारा ज्यादा एफिशिएंट है स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड, और उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। कांस्टेंट फ्लक्स क्यों, क्योंकि वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम कम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब ये कुछ इक्वेशंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नई चीज नहीं है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें हम डिराइव कर चुके हैं। ये जो इक्वेशंस है मेरे, टी मैक्स 1/2 ओमेगा एस एम इंटू वी वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टू,
ठीक है, ये आया कहाँ से? देखो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर बी आई टू डैश, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मैक्सिमम टॉर्क में आप जानते हो आर टू डैश बाई एस को किसके बराबर हो जाता है? एक्स टू डैश। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और ये मेरा क्या है? पावर फैक्टर phi2, पावर फैक्टर एंगल tan इनवर्स fx2 अपॉन r2 डैश। और ये सारी किसके लिए है? सारी इक्वेशन डिराइव की किसके लिए की है? दो, अपनी मशीन के अंदर दो ऑपरेटिंग रीजन है, दो मत मानो आप तो चार मानो। अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद है, ये रहा, ये वाला स्टार्टिंग वाला, ये कौन सा रीजन है? ऑपरेटिंग रीजन, जिसमें हम ऑपरेट करना चाहते हैं। और ये कौन सा रीजन है? नॉन ऑपरेटिंग रीजन, जहां पे हम ये टॉर्क रिफर टू योर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये कौन सा रीजन आ गया? ये ब्रेकिंग रीजन आ गया, ओके। और ये इस रीजन को हम स्टार्टिंग रीजन भी कहते हैं, स्टार्टिंग जोन। और इसके बाद में ये जो नेगेटिव स्लिप जाती है, ये कौन सा रीजन है? ये है हमारा जनरेटिंग रीजन। तो ये चार रीजन है, और ये सारी की सारी इक्वेशंस मैंने जो डिराइव कर रखी है नॉर्मल हमारी इसके लिए, इस रीजन के लिए की है। कौन सा है? नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन। तो ये इक्वेशन याद, सिंपल, इसी को हम बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हमारी स्पीड चेंज होती है। चलो, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, नॉर्मल ऑपरेटिंग, दो केस मैंने डिस्कस किए हैं। कौन सा? एक तो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन, और दूसरा कौन सा? स्टार्टिंग या ब्रेकिंग जोन, ये वाला। ये नॉन लीनियर वाला मुझे डिस्कस नहीं करना, ठीक है, ये वाला। अब इससे पहले देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी से, इक्वेशन नंबर बी कौन सी है? ये रही। इसमें हमने कौन सा बेसिकली किया है? स्लिप की रेंज क्या होती है नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन के अंदर? एस ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे जीरो थी स्लिप, बट लेस देन मैक्सिमम, ये तो है मेरी मैक्सिमम स्लिप एस टी मैक्स, इन दोनों के बीच का रीजन ही तो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटिंग रीजन। तो जहाँ पे मेरी स्लिप की वैल्यू क्या है? बहुत कम। तो जिसमें मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है? टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एस एम एस v1 का स्क्वायर अपॉन r2 डैश, ठीक है। ये हम आपके जिसके अंदर हम r2 डैश बाई एस को हम बेसिकली उसकी रेस्पेक्ट में हम x2 डैश को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और i2 डैश क्या बन जाएगा मेरा? ये सब चीजें हम डिराइव कर चुके हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब दूसरा केस कौन सा है? स्टार्टिंग ब्रेकिंग रीजन, जहां पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी? इससे तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो मेरी टॉर्क इक्वेशन क्या रहेगी? सिंपल, जिसके अंदर x2 डैश यानी r2 डैश बाई एस की वैल्यू, स्लिप की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? x2 डैश के रेस्पेक्ट में। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मेरी इक्वेशन कुछ ये बन गई। ये जो दोनों चीजें केस 1 और केस 2 हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चलो, अब बात करते हैं हमारे मेथड्स की। कांस्टेंट v बाई एफ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट v एफ कंट्रोल में अभी याद रखो, हमें फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? कम करना है। वोल्टेज को भी क्या करना है? कम करना है। और v बाई एफ क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं यूं कह सकता हूं, अगर मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये कह सकता हूँ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इन कांस्टेंट v बाई एफ कंट्रोल मेथड, ओके। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए की बात करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपको सीखने की जरूरत है कि कौन कौन से पैरामीटर्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली किसको चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज को भी चेंज कर रहे हैं। बट देखो यहाँ पे मैं हर एक क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी एक ही क्वांटिटी के अंदर वेरी करना चाहता हूँ। WSM, ये क्या मेरा? ओमेगा सिंक्रोनस स्पीड, ये किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। तो ओमेगा भी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। x2 क्या है? रिएक्टेंस, ये भी किस पे प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। मैं बता चुका हूँ पहले ही, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई एफ एल। एफ इज फ्रीक्वेंसी, अगेन x2 किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। और vf क्या है आपका? प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अभी देखा हमने vf बाई मेथड के अंदर, ओके। तो अब देख सकते हो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2f एफ स्क्वायर अपॉन एफ। देखो, कुछ नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को f लिख दिया, वोल्टेज को भी एफ स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और x को क्या लिख दिया? एफ। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, टी मैक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी मैक्सिमम टॉर्क। इस मेथड के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि कांस्टेंट वीएफ कंट्रोल के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है? टी मैक्स। टी मैक्स क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कहाँ से आया? इस रिलेशनशिप से। और स्लिप क्या रहेगी?
अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे स्लिप मेरी बढ़ेगी। कहाँ से? यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर ए से। R2 तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, X2 क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो X2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? F। तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। और इसमें भी देखो स्लिप तो एज इट इज रहेगा, S ऑफ NS। तीसरा S ऑफ NS, NS फिर से किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे, S ऑफ F बन जाएगा। सिंपल, phi2 भी क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ tan इनवर्स S ऑफ S, S ऑफ F, सॉरी ये रहा। कहाँ से? यहाँ से। S तो एज इट इज रहेगा, X2 क्या है? F पे डिपेंड कर रहा है, तो S इंटू F, और R2 अपना नेगलेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं इन सारी चीजों को किस में ले आया? आपके फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं VA/F मेथड के अंदर बिलो बेस स्पीड के लिए। वोल्टेज भी इनडायरेक्टली कम हो रही है क्योंकि, और इसलिए तो हमने वोल्टेज को क्या किससे रिप्लेस कर दिया? फ्रीक्वेंसी से, एक ही पैरामीटर में लाने के लिए। ओके, अब केस 1 और केस 2 कंसिडर करते हैं इस इक्वेशन से। केस 1 कौन सा है? ऑपरेटिंग जोन। और केस 2 कौन सा है? ब्रेकिंग और स्टार्टिंग जोन। तो अब देखो टॉर्क ऑपरेटिंग जोन के अंदर हमने इक्वेशन निकाली थी, ये रही। फिर से देखो, ओमेगा एस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एफ। V1 की जगह क्या लिख सकता हूं? एफ का होल स्क्वायर। तो एफ होल स्क्वायर अपॉन एफ से एफ कैंसिल है, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एस इंटू एफ। एस इंटू एस एफ। ऐसे करंट भी आ गया मेरा, एस ऑफ एफ, ऐसे सेम। ठीक है, इधर भी ब्रेकिंग और स्टार्टिंग रीजन के अंदर भी आपका कुछ ऐसा आ गया, बट यहाँ पे टॉर्क क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एस एफ आ गया। और आई टू डैश क्या रह गया मेरा? कांस्टेंट। क्यों हो गया कांस्टेंट? देख सकते हो फिर से, ये रहा, ये रहा आई टू डैश, क्योंकि वी भी क्या है? वी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। और एक्स भी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। तो एफ बाई एफ इज कैंसिल आउट, तो आई टू क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं। अगर ये इक्वेशंस आपको समझ में आ गई तो अब ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। देखो फिर से मैंने टॉर्क और स्पीड के बीच में टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहता हूं मैं। सबसे बड़ी आपको चीज जो ध्यान में रखनी है वो है कि यहाँ से अगर आप राइट साइड जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, और यहाँ से अगर राइट साइड जा रहे हो तो आपकी स्लिप क्या होगी? कम होगी। ठीक है, 10 मिनट्स बचे हैं अपने पास, तो उसको फटाफट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो ये अपना सपोज फॉर एग्जांपल पहला ग्राफ मैंने 25 नहीं, पहले ब्लैक वाला का ग्राफ की बात करते हैं। ये पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे हमने ड्रॉ किया है, सिंपल बना सकते हैं। अब देखा आपने, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी को कम करता हूँ तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसमें आपने देखा कि दोनों की जो मैक्सिमम टॉर्क है वो क्या रहेगी? सेम। तो देखो इस मेथड में कांस्टेंट टी मैक्स कांस्टेंट आया था क्या? ये आ गया था ना, तो टी मैक्स तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं स्लिप की मैक्सिमम, कि भाई दोनों का पीक तो सेम रहेगा, लेकिन दोनों के जिस मैक्सिमम आ रहा है उस स्लिप की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? कम, यानी कम वैल्यू पे ही आ जाएगा। तो देखो ये 50 हर्ट्ज है, ये 25 हर्ट्ज है, तो दोनों का पीक तो सेम है, बट अभी आपने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एस मैक्स। ये एस मैक्स ही तो है। दिस इज एस मैक्स फॉर ब्लैक कर्व, दिस इज एस मैक्स फॉर रेड कर्व। यानी रेड कर्व किसके लिए? 25 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी? कम। और ब्लैक कर्व की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। तो अगर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? कम। तो ये 0.2 पर यूनिट पे ही बेसिकली मैक्सिमम पीक आ गया, बट इसका पीक कब आया? 0.4 पर यूनिट पे। कौन सी? स्लिप पे। ये भी जस्टिफाइड है। दूसरा जस्टिफिकेशन कि भाई स्टार्टिंग टॉर्क अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो देखो डबल है इसकी स्टार्टिंग टॉर्क से। कैसे? ये निकाली थी हमने, यहाँ पे देख लो। तो टॉर्क आई थी, कहाँ से आई थी? ये स्टार्टिंग कौन सा रीजन आ गया? केस 1 या केस 2? केस 1 और केस 2? केस 2, क्योंकि ये स्टार्टिंग रीजन है, ब्रेकिंग रीजन, इसके लिए इक्वेशन ये है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये स्टार्टिंग, ये वाला जो इक्वेशन है ये आप केस 1 के लिए लगाओगे और इस रीजन के लिए ये लगाओगे। अब देखो टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एस एफ, यानी प्रोपोर्शनल टू आपके एस। तो स्टार्टिंग में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो एस तो हट गया। फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी? ज्यादा। तो ये 25 हर्ट्ज वाले की स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी? इससे ज्यादा। जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगी? जस्ट डबल। तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। सिंपल, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे
तो एक और ग्राफ बनेगा ऐसे, उसकी टॉर्क क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस राइट टू लेफ्ट मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क तो मेरी कांस्टेंट है, बट एस टी मैक्स जिस पे आपकी इक्वेशन मैक्सिमम आती है, पीक पॉइंट आती है, वो भी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में कम होता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ती है। ठीक है, दूसरा ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे स्पीड कैसे कंट्रोल हो रही है। आगे एक और बताऊंगा मैं आपको। दूसरा मेथड कौन सा है, कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जो हम कम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे देखो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज करने पे हमारे लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कौन सा मेथड है, स्पीड कंट्रोल अबाउ बेस स्पीड है, अबाउ बेस स्पीड। देखो कैसे, इससे पहले और तो हो ही गया। इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं वो देखो, इस मेथड के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, उसकी उस मेथड के अंदर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। अब इस मेथड में फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ा रहे हैं, बट वोल्टेज को क्या रखा मैंने, कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज को भी बढ़ाऊंगा तो उसमें और उसमें, इस दोनों मेथड में क्या अंतर रह गया, वो भी क्या रहेगा, वी बाई एफ कंट्रोल मेथड ही हो जाएगा। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, वी को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। और वी को, अब क्या हो रहा है देखो इसके अंदर, ये सारी इक्वेशन है कहाँ से आई, वहीं से, तो आप देख लोगे वापस, केस 1 केस 2 सेम। बट यहाँ पे क्या है, v इज नॉट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक देख लेते हैं, v हमारी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो कौन सी इक्वेशन आई थी, अगर हम बात करें t इज इक्वल टू, ओके दिस वन। अब देखो इसके अंदर ओमेगा एस एम किसकी प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी की होता है, नो डाउट। और v1 तो क्या है मेरा बड़ा कांस्टेंट, इसको तो हटा ही दो, इसको हम हटा देते हैं। और x किसके प्रोपोर्शनल है, f, ये f ये f, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गई, 1/f² के। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया होगा कि v को आपको हटाना है क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो t मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/f²। अब देखो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, इसमें बढ़ा ही रहे हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नो डाउट। और स्लिप भी ऐसा कुछ आ जाएगा, ns माइनस nr भी ऐसा आ जाएगा, ये सब चीजें वहीं से आई। ठीक है, वोल्टेज को हम हटा रहे हैं क्योंकि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। अब बात करते हैं ये वाला। ठीक है, ये दोनों ग्राफ स्टार्टिंग से, ये तो कहाँ से आए, वी बाई एफ मेथड से। अब ये देखो, ये तीसरा जो रेड कलर वाला ग्राफ है, किसके लिए, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड के लिए। और देखो फ्रीक्वेंसी हम क्या बढ़ा रहे थे, तो ये 100 हर्ट्ज के लिए बनाई मैंने। ओके, तो अब देखो वहां पे फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे देखो ये कम हो गया, इसकी मैक्सिमम टॉर्क कितनी है, बस इतनी सी है, नो डाउट कम होना था, 0.25 टाइम्स ऑफ टी मैक्सिमम, 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के आपके क्या है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, वो भी कौन सा, f²। और दूसरा स्टार्टिंग, स्टार्टिंग टॉर्क का कुछ निकाला था अपना मेथड, ये रहा। स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा होगा, ये नहीं होगा, केस 2। ठीक है, अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग, ये भी बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किस प्रोपोर्शनल में डिक्रीज होगा, f³ के, यानी और कम हो जाएगा। तो देखो कितना टाइम हो गया, 1/8 टाइम्स, यहाँ 1/4 टाइम्स हो रहा था, सॉरी इस ग्राफ की बात कर रहे थे। ओके, तो ये आपने देखा कि कैसे टॉर्क कम हो रहा है आप स्पीड के साथ। ठीक है, अब स्पीड की बात करते हैं, ये कॉमन ग्राफ बना लिया मैंने। ये देखो इन दोनों ग्राफ के अंदर, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, कौन सा मेथड है, v बाई एफ मेथड, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज को कम कर रहे थे और फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर रहे थे, हम कम कर रहे थे। अगर दोनों कम कर रहे थे तो बेसिकली स्पीड क्या हो रही थी हमारी, बढ़ रही थी। इस डायरेक्शन के अंदर अगर सॉरी फ्रीक्वेंसी, इस डायरेक्शन में हम फ्रीक्वेंसी कर बढ़ा रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे थे, अंडरस्टैंड करना ढंग से। इस डायरेक्शन में हम फ्रीक्वेंसी कम कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी अगर आप कम करोगे, वोल्टेज भी मेरी कम होगी, तो स्पीड भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। देखो 1200 आरपीएम, 750 आरपीएम, 450 आरपीएम। तो इस डायरेक्शन के अंदर हम स्पीड कंट्रोल कर रहे थे, किससे, वी बाई एफ मेथड से। अब दूसरा मेथड कौन सा आ गया, अब उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, बट वोल्टेज क्या था मेरा, कांस्टेंट था। तो देखो इस इक्वेशन से ns माइनस एन आर, या फिर ns की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्लिप क्या होगी, सॉरी ns माइनस एन आर की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वही तो ग्राफ में शो किया मैंने। बट देखो
अब इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इस डायरेक्शन में हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो ये स्पीड बढ़ रही है 2700 आरपीएम, 300 आरपीएम, बट मैक्सिमम टॉर्क क्या हो गई, कम हो गई। स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो गई, कम हो गई। तो एक फाइनल जो आपको ग्राफ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, टॉर्क और वही सेम स्पीड के बीच में हमने ड्रॉ किया है, स्लिप के बीच में। देखो ये यहाँ पे क्या था, टॉर्क एफ, इस डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे थे, एफ इज लेस देन हमारी बेस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टॉर्क है वो क्या है, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम कौन सी मेथोडोलॉजी कह सकते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। और ये क्या है, V/F कांस्टेंट मेथड, जो हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। और ये कौन सा है, यहाँ पे जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे बेस फ्रीक्वेंसी से, मेरी टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क क्या हो रही है, देखो डिक्रीज कर रही है। बट ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट पावर ड्राइव हो जाती है, मतलब पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे, ये आप ईडीटीसी के अंदर पढ़ोगे कि भी कांस्टेंट पावर ड्राइव क्या होती है, जो कि हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। मेनली हम ये बेसिकली ये वाला रीजन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कौन सा रीजन हो गया, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव रीजन, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट है और स्पीड मेरी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, अगर इधर चल रहे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जाएगी। और यहाँ पे स्पीड मेरी इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो, बट मेरे मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज कर रही है, बस पावर कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो दिस इज द V/F कंट्रोल मेथड और V इज इक्वल टू कांस्टेंट मेथड। 1 मिनट बचा है, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये जो नेक्स्ट मेथड है नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, तो अभी आप इसको रिवाइज कीजिए, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, बस बंद होने वाला है ये। इसके बाद में हम इसी मेथड को हम परसों कंटिन्यू करेंगे, और साथ में आधा स्पीड कंट्रोल के बाद में आपके डबल केज मोटर और क्रॉलिंग, कॉगिंग, ये डिस्कस करेंगे। ओके, बस।